नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू की डिलीवरी का बदला। माँ जी, जरा एक रोटी और मिल जाता, यह कहते हुए निशा की आवाज़ धीमी थी, लेकिन सिसकियों के बीच कांपती हुई। और उसके बदले में उसे जो मिला वह था एक तीखा ताना। हे भगवान, आजकल की तो बहुएं काम से बचने के लिए ऑपरेशन से बच्चा कर लेती हैं। एक तो लड़की पैदा करी, ऊपर से ऑपरेशन भी करवा लिया महारानी ने। और अब इन्हें आराम चाहिए और मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो बेड पर चाय पानी खाना नाश्ता लेकर आऊँ। एक रोटी और चाहिए। महारानी को कितना खाती हैं ठूस ठूस कर। राशन क्या बाप के घर से आता है? सास के तीखे तानों से अभी 3 घंटे पहले अस्पताल से आई निशा की आंखें भर आई। उसकी डिलीवरी को भी 7 दिन ही हुए थे। टाँकों का दर्द अब तक गया नहीं था। शरीर बेजान सा हो गया था। बच्ची को दूध पिलाने के लिए वह ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। फिर भी सास के डर से रसोई में जाकर झुककर अपने जूठे बर्तन धोती थी, ताकि माँ जी का ताना सुनने को ना मिले। आज तो पूरा दिन ही बीत गया। सुबह से शाम हो गई। निशा को अभी तक न खाना मिला था, न चाय न नाश्ता। निशा का पति राहुल भी काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गया था। ऐसी हालत में अपनी पत्नी को छोड़कर तो जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी। वह माँ के सहारे छोड़कर चला गया। शाम को वह फोन पर गंगा जी और निशा से जरूरी बातें करता था। राहुल जब अपनी माँ से निशा के बारे में हाल चाल लेता तो गंगा जी हर बार उससे यही झूठ बोलती, अरे बेटा, तेरी बीबी तो बस सोने और अपने बच्ची को सीने से चिपकाने के अलावा कौन सा काम ही करती है। बच्चा सोता है तो वो भी सोती हैं, और जब बच्चा रोएगा तो उसे सीने से लगाए बैठी रहती हैं। मैं तो हूँ ही टाइम टाइम पर उसे चाय पानी खाना नाश्ता देने के लिए। उसे क्या काम है, पूछ लो, यही सामने खड़ी है। झूठ बोल रही हूँ मैं, कहते हुए गंगा जी फोन निशा को पकड़ा देती हैं और आंखों ही आंखों में घूरते हुए उससे बोल देती हैं कि अगर राहुल को भड़काने की कोशिश की या उसे कुछ भी उल्टा सीधा बताया तो रहना में तो मेरे साथ ही है, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी निशा डर गई। क्या करे, कहाँ जाए। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा, यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। मायका था नहीं। माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी पूछते तो थे, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी तकलीफ पर उसे ससुराल से वापस बुला लेंगे। और पति को अक्सर महीने में 2 बार काम के सिलसिले में विदेश का दौरा करना पड़ता था। वहाँ से बार बार आना मुश्किल था। सब मिला जुला कर यही एक घर ऐसा था, चाहे गंगा जी की डांट सुनने को मिले या ताने मिले या गालियाँ मिले, रहना तो यहीं था। गंगा जी के डर की वजह से बेचारी राहुल को कुछ भी बता नहीं पाती, लेकिन इस समय इस हालत में उसकी अंतरात्मा ही रो रही थी। इस 8 दिन के सौरी में जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया देख ली हो। गंगा जी के एक से एक तीखे ताने देती, खाने को ढंग से रोटी न मिले, पीने को पानी न मिले, और मांगने पर 1000 तीखे जहर जैसी बातें। डॉक्टर ने कम से कम निशा को 40 दिन आराम की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ 8 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि गंगा जी ने साफ साफ कह दिया, बहू, कल से रोटी बनाना शुरू करो। मेरे बस की बात नहीं, मेरी कमर दुखती है झुकने में। सास की बात सुन निशा दर्द से सिहर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मन ही मन कुछ सोचते हुए उसने धीरे से कहा, माँ जी, अभी मेरे टाँकों में दर्द बना रहता है। मुझे झुकने में बैठने में दिक्कत होती है। घर का सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, काम में आपकी मदद जरूर करूंगी। तो उस समय मेरी बच्ची को भी आपको ही पकड़ना पड़ेगा। कहते हुए निशा गंगा जी का मुंह देखने लगी। उसे लगा कि शायद मेरी बात सुन गंगा जी को उसकी तकलीफ समझ आएगी। वह निशा की बेटी को कभी भी छूती नहीं थी। उन्हें अपनी पोती से कोई लगाव नहीं था। ऐसी हालत में भी निशा अपनी बेटी की मालिश खुद करती, उसका दूध बनाकर पिलाती,
उसका डायपर चेंज करती। यहाँ निशा को खुद किसी के देखभाल की ज़रूरत थी। वहाँ वह अपने देखभाल के साथ साथ बेटी की भी देखभाल करती, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से 8 दिन के अंदर ही गंगा जी ने घर के काम करने के लिए फरमान जारी कर दिया, तो मजबूरी में निशा धीरे धीरे घर का काम करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि तकलीफ बस शरीर का ही नहीं था, आत्मा की ही नहीं थी, पेट की भी थी, भूख की भी थी। इन 8 दिनों में गंगा जी ने उसे कभी भी ढंग का खाना खाने को नहीं दिया। दूध, फल, फूल, मेवा, यह तो सपने की बात थी। दाल रोटी भी मिलना मुश्किल से। तो जब निशा का खुद का ही पेट नहीं भर पा रहा था, तो भला वो अपनी बेटी का पेट कैसे भर पाती? उस नन्ही सी जान को दूध कैसे पिला पाती? ढंग का खाना न मिलने की वजह से निशा को दूध भी नहीं होता। बच्ची भूख से बिलखती रहती, रोती रहती। कहते हैं दुधारू गाय को खूब खिलाया पिलाया जाता है ताकि वह दूध अच्छा दे, क्योंकि जब तक माँ का पेट नहीं भरेगा वह बच्चे का पेट कैसे भर पाएगी। वही हाल निशा के साथ था। निशा खुद भूख से तड़प के साथ रह रही थी, तो बच्चे की भूख कहाँ से शांत होती। इसीलिए माँ होने के नाते निशा अपने तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मासूम सी नन्ही बच्ची के लिए खुद को सूली पर चढ़ा दिया, और इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी लग गई घर के कामों में। निशा को किचन में घुसता देख गंगा जी ने बिल्कुल ही घर के कामों से मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि वह बच्ची को भी नहीं लेती थी। निशा किचन में खाना बनाती और किचन के दरवाजे पर पालना रख देती, बच्ची को भी देखती रहती। लेकिन मजाल है कि गंगा जी बच्ची को एक पल के लिए भी ले सके। निशा जैसे तैसे अपना समय काट रही थी। बेचारी निशा घर का सारा काम अकेले कर रही थी। टाँकों का दर्द उसकी कमर और पेट तक चढ़ रहा था। कमजोरी के कारण आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन सांस के डर से वह रुकी नहीं। जैसे ही उसने दूध का पतीला उठाकर चूल्हे से हटाया, एक तेज चक्कर आया और सर उसका घूमने लगा। वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम! दूध से भरा पतीला उसके हाथ से छूटकर पूरे फर्श पर फैल गया और निशा बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर विदेश में काम कर रहे राहुल की अचानक एक मीटिंग कैंसिल हो गई। उसने सोचा चलो बिना बताए घर पहुंचकर निशा को सरप्राइज देता हूँ। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, माहौल ही बदला हुआ था। पड़ोसियों की भीड़, गंगा जी का घबराया चेहरा, निशा को अस्पताल ले जाया गया है। राहुल का दिल एक पल में सूख गया। वह पागलों की तरह अस्पताल भागा। पत्नी को एडमिट देखते ही उसकी सांसें रुक गई। गुस्से, दर्द और सदमे में उसकी आवाज़ भर गई। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी पत्नी इस हालत में अकेले काम कर रही थी। उसके टाके अभी सूखे भी नहीं थे, फिर भी आपने उसे रसोई में झोंक दिया। गंगा जी उस समय कुछ न बोली। बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं थी। डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। राहुल, सी सेक्शन के टाके सूखे नहीं थे और उन पर दबाव पड़ने से सूजन और अंदरूनी खून बहना शुरू हो गया है। राहुल का दिल बैठ गया। फिर डॉक्टर ने सख्त आवाज़ में कहा, उन्हें सही खान पान और पूरा आराम नहीं मिला है। कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि शरीर से लड़ नहीं पा रही हैं। डिलीवरी के 7 दिन बाद कोई भी डॉक्टर मरीज को झुकने, उठने या काम करने नहीं देता। आप लोग समझदारी दिखाते तो ये हालत नहीं होती। डॉक्टरों ने निशा की ड्रेसिंग की, उसे सलाइन चढ़ाया और घाव सूखने के लिए मलहम दे दिया। 2 दिन की देखभाल के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्थिर हो गई और सुरक्षित अपने घर वापस लौट आई। लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था। चलते समय भी उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती। टाँकों में हल्की हल्की जलन और चक्कर भी बने रहते थे। ऐसे में राहुल को उम्मीद थी कि उसकी माँ गंगा जी थोड़ा बहुत बहू का ध्यान रखेंगी। लेकिन गंगा जी ने तो जैसे अपने हाथ पूरे खड़े कर दिए। देख बेटा,
जब तेरी बीबी अस्पताल में थी मैंने ही सारा घर अकेले संभाला है। अब मेरी उम्र नहीं कि मैं बहू की सेवादारी करूं। मुझे भी बीपी की शिकायत रहती है। काम करती हूँ तो सांस फूलने लगता है। तू क्या चाहता है, मैं अब तेरी बीबी की नौकरानी बन जाऊं? उनके शब्दों में शिकायत भी थी और ताना भी, और जिम्मेदारी से बचने की साफ झलक। अरे बेटा, अब उम्र ने मुझे भी पकड़ लिया है। पहले जैसी फुर्ती कहाँ रही। शरीर भी अब बुढ़ापे की तरफ झुकने लगा है। माँ, आपको क्या हो गया है? बस 6 महीने पहले ही तो आप कहती थी कि आप बिल्कुल जवान हैं, सब काम संभाल सकती हैं। जब दीदी माँ बनी थी तब आपने बड़े गर्व से कहा था, हमारे मायके का रिवाज है, बेटियाँ बच्चे मायके में ही जन्मती हैं। लेकिन आज जब देखभाल की बारी बहू की आई तो अचानक आपको अपनी उम्र याद आ गई। अब आप कहती हैं कि आप बूढ़ी हो गई। माँ, सच कहूँ तो ये उम्र का बहाना नहीं, जिम्मेदारी से भागने का बहाना है। पूजा दीदी जो पहली बार माँ बनने वाली थी, उनको लड़का होने वाला था। खबर सुनते ही गंगा जी की आंखों में चमक आ गई। तुरंत ही फ़ोन कर पूजा को मायके में बुला लिया। जैसे ही पूजा मायके आई, पूजा को देखते ही गंगा जी खुशी से झूम उठी। अरे मेरी बेटी, तूने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। अब तो पूरे 9 महीने तू यहीं रहेगी, आराम से अपने मायके में। कोई काम नहीं करना है। अब तो सारा काम धंधा बंद। बस अब तुम आराम करोगी और बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी। उस समय गंगा जी की खुशी देखते बन रही थी। गंगा जी ने तुरंत ही पूजा के लिए कमरा साफ करवाया। ड्राई फ्रूट्स, दूध दही से लेकर घी तक, हरे हरे साग सब्जी खाने तक सब कुछ परोसा गया। डॉक्टर ने कहा था पूजा को चलना फिरना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, वजन छोड़कर घर के सारे काम करना चाहिए, जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन गंगा जी बोली, अरे छोड़, यह सब डॉक्टर के चोचले हैं। मुझे सब पता है। मैं तो पूरे 9 महीने पलंग पर आराम करवाऊंगी अपनी रानी बेटी को। गंगा जी की खुशी का ठिकाना देख और बेटी का ध्यान रखता हुआ देख घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। और आज जब बहू ऑपरेशन के बाद घर आकर दर्द पीड़ा से तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी, तब यही गंगा जी ने उसे कभी भी टाइम पर दाल रोटी तक नहीं दिया था। और उस समय यही गंगा जी अपनी बेटी के लिए एक पाँव पर नाच रही थी। बहू के टाइम में इनके कमर में दर्द रहता था, तब यह बिल्कुल जवान बननी पड़ी थी। बेटी के लिए खुद अपने हाथ से तरह तरह के पकवान बनाती। उसका जो खाने का मन होता तुरंत गंगा जी बनाकर उसके आगे हाजिर कर देती। यह सब देखकर राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, यही होता है बहू और बेटी में फर्क। माँ, आप भेदभाव करती हैं। देखो बेटा, अब तुमको जो सोचना है सोचो, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझसे अब इतने भारी भरकम काम संभाले नहीं जाते। चूल्हा चौका अब मुझसे नहीं होता। एक काम करो राहुल, बहू को मायके भेज दो। माँ, उसके मायके में है ही कौन? बस एक भाई भाभी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या उसे यूं तकलीफों में यहाँ पड़े रहने देती? वह भी वैसे ही उसे ले जाती जैसे अपनी बेटी के लिए आप दिन रात एक कर देती थी। अरे, तुमने बच्चा पैदा किया है, क्या मेरे भरोसे? अब तुम समझो तुम्हें कैसे क्या करना है। तुम व्यवस्था देख लो, पर मुझसे काम की उम्मीद मत करना। ठीक है माँ, अब मैं आपसे किसी की उम्मीद की आस नहीं रखूँगा, क्योंकि आपने वैसे भी मेरी पत्नी को हमेशा तकलीफ़ ही दी है। क्या तुमने अपने बच्चे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालने के लिए पैदा किया था? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी की नौकरानी बनाना चाहता है? क्या सोचकर तुमने बच्चा पैदा करने की प्लानिंग की थी? माँ, कैसी दादी हैं आप, जो अपनी बहू की इस नाजुक घड़ी में एक गिलास पानी तक देने को तैयार नहीं, उल्टा उसे ही कटघरों में खड़ा कर रही हैं। ठीक है माँ, अगर आपका दिल अब हमारी मदद के लिए नहीं मानता तो मत कीजिए, मैं अपनी पत्नी की देखभाल खुद कर लूँगा। इतना कहकर राहुल गुस्से और दर्द से भरा अपने कमरे में चला गया।
निशा सास के तानों और उपेक्षा से अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे कभी यकीन नहीं हुआ था कि जिस समय एक बहू को सास के सहारे और बड़े बुजुर्गों की करुणा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय उसकी सास सारे दायित्वों से हाथ झाड़कर खुद को अलग कर लेगी। उसके मन में सास के प्रति नफरत के भाव पनपने लगे। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने अपनी बहन पूजा को फ़ोन मिलाया। दीदी, क्या आप 1 महीने के लिए घर आ सकती हैं? बच्चे को थोड़ा संभाल लेंगी, निशा की तबीयत संभल जाएगी तो वो खुद सब कर लेगी। उधर से बहन ने हंसते हुए कहा, अरे पगले राहुल, मैं तो वैसे भी नेक लेने आने वाली थी, लेकिन सुन, मैं बस नेक लेकर निकल जाऊंगी। मेरे लिए एक बढ़िया बनारसी साड़ी, चेन और पायल तैयार रखना। रही बात तेरी मदद की, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा अपना बच्चा अभी बहुत छोटा है और ऊपर से मुझे कुछ दिनों में विदेश भी जाना है, इसलिए मैं आकर बस तोहफा ले जाऊंगी। काम वाम मेरे बस का नहीं, मैं तो खुद ससुराल में काम करने से जी चुराती हूँ। गुस्से में राहुल ने फ़ोन पटक दिया। खैर, राहुल ने ऑनलाइन से एक काम वाली बाई लक्ष्मी को बुक कर लिया। इत्तेफाक से वह राहुल के मोहल्ले में ही रहती थी। वह समय पर आती, निशा का सारा ध्यान रखती, उसके बच्चे का, और खाना भी बना देती, मालिश करती, कपड़े धोती। उसकी देखभाल से और निशा अब पहले से स्वस्थ हो गई थी। उधर गंगा जी दिन भर पड़ोसियों से गपशप करती, कभी सहेलियों संग सैर सपाटा, कभी बाजार और शॉपिंग की धूम, मानो उनकी दुनिया की मस्ती और मेल मिलाप में बसती हो। उन्हें लगता बहू पर ऐसे ही शासन करेंगी, अपने ही घर पर ऐसे ही अपना दबदबा बनाती रहेंगी। धीरे धीरे 2-2.5 साल बीत गए। गंगा जी की पोती चलने लगी, पर गंगा जी कभी उसे प्यार से गोद में नहीं लेती। हमेशा अपने नाती पर ही प्यार लुटाती, उसे तरह तरह के तोहफे देती। बेटी भी मायके आती जाती, पर कहते हैं ना, अपने किए का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। एक दिन रात के करीब 2 बजे अचानक गंगा जी का बीपी तेजी से बढ़ गया। शरीर में अजीब सी घबराहट हुई। टॉयलेट रुक गया और उनका पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। राहुल उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन डॉक्टर छुट्टी पर थे। समय पर सही इलाज न मिलने की वजह से स्थिति गंभीर हो गई और गंगा जी का दायां हाथ और दायां पैर लकवाग्रस्त हो गया। कुछ ही पलों में एक तेज तर्रार आदेश चलाने वाली औरत पूरी तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। निशा ने इस बार बिना किसी झिझक के साफ साफ राहुल से कह दिया, मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगी। जब मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, उसी वक्त उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब मेरा बच्चा भी छोटा है, ऐसे में मुझसे किसी उम्मीद की जाए कि मैं उनके कपड़े बदलूं, नहलाऊं धुलाऊं, यह सब सेवा चाकरी मुझसे उनकी नहीं होगी। उसकी बात सुन गंगा जी के दिल पर गहरी चोट लगी। पहली बार उन्हें अपने किए का दर्द महसूस हुआ। निशा के मन में सास के लिए उपजे कटु भाव अब गहराई तक जम चुके थे। राहुल भी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता, क्योंकि वह जानता था कि गंगा जी ने ही सबसे कठिन वक्त में निशा का साथ छोड़ दिया था। निशा बहू होने का हर फर्ज निभाती, घर का सारा काम, खाना, बच्चे की देखभाल सब संभाल लेती, लेकिन सास के कमरे की ओर नज़र तक उठाकर नहीं देखती। उनके प्रति उसके मन का दरवाज़ा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। आखिरकार वही लक्ष्मी को दोबारा बुलाया गया, वही काम वाली जो निशा की डिलीवरी के समय साथ खड़ी रही थी। लक्ष्मी अब गंगा जी की पूरी सेवा में लग गई। उनके कपड़े बदलना, उनकी सफाई करना, मल मूत्र की गंदगी संभालना, सब कुछ वह बिना सिकन के कर देती थी, क्योंकि गंगा जी का एक हाथ और एक पैर अब लकवे से सुन्न हो चुके थे। वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गई थी। चलना तो दूर, स्वयं करवट बदलना भी उनके वश में नहीं रहा था। गंगा जी के इलाज में
पैसे काफ़ी खर्च हो रहे थे। करीब 1 महीने बीत गए। अचानक लक्ष्मी की सास का निधन हो गया और उसे तुरंत गांव लौटना पड़ा। अब गंगा जी दिन भर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए रहती, कभी डर, कभी बेचैनी, कभी उम्मीद के साथ कि आज खाना मिलेगा या नहीं, कहीं भूखी ही न रह जाऊं। राहुल तो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था और घर में गंगा जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। गंगा जी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिस्तर पर पड़ी वे बार बार अपने किए हुए पुराने कर्मों को याद करती और मन ही मन स्वीकारने लगी कि शायद आज उनकी यह दशा उनके बुरे कर्मों का फल है। अगर उन्होंने कभी बहू के साथ इतनी निर्दयता न बरती होती तो शायद आज निशा उनकी सबसे बड़ी सहारा बनकर खड़ी होती। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास तो हो चुका था, पर निशा के दिल में जमा करवाहट अब भी पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। जिन बच्चों और बेटी पर गंगा जी को अपार गर्व था, जिन्हें वो अपनी शान समझती थी, वही आज उनके हाल पूछने को मायके आने की भी जरूरत नहीं समझती थी। बस फ़ोन पर 2-4 औपचारिक बातें कर माँ का हाल जान लेने को अपनी जिम्मेदारी समझ लेती थी। गंगा जी अपनी बेटी को घर बुलाती, पर वह कोई न कोई काम का बहाना करके टाल मटोल कर देती। रोते रोते गंगा जी का पूरा तकिया भीग चुका था, आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने उनकी बहू निशा खड़ी थी, हाथ में एक थाली में रखा गरम दलिया और सेवइयाँ, और दूसरे हाथ में उसकी बेटी गोद में थी, वही मासूम सी बच्ची जिसे कभी दादी का प्यार स्नेह मिला ही नहीं था। उन्होंने पहली बार अपनी पोती के गाल को छुआ, पर उसने भी मुंह मोड़ लिया। शायद बच्ची भी दादी को पहचानती ही नहीं थी। निशा को देखते ही गंगा जी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके अंदर दबा दर्द चीख बनकर बाहर आ गया। बहू, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैं तो सोच रही थी कि तुम कभी मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखोगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। निशा ने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, आप सुबह से भूखी बैठी थी, इसीलिए आपके लिए दलिया और आपके पसंद की सेवइयाँ लाई हूँ। गंगा जी हक्की बक्की रह गई। तुम्हें मेरी पसंद याद है? मेरे लिए सेवइयाँ लाई हो? निशा ने थाली उनके आगे रखते हुए कहा, माँ जी, पहले खा लीजिए, दवा का समय भी हो गया है। निशा ने उन्हें बड़े धीरज से खाना खिलाया। जब वह जाने लगी, गंगा जी ने अपने कांपते हुए एक हाथ से निशा का आंचल पकड़ लिया। निशा, बहू, सच बताओ, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? निशा ने धीरे से अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा, माँ जी, अपनी डिलीवरी वाले दर्द और उस वक्त मिला तिरस्कार एक बहू कभी नहीं भूलती। आपने मुझे डिलीवरी के समय खून के आंसू रुलाए हैं। आपके किए ने मेरे दिल में जो करवाहट भरी, वह आज भी वही है और शायद खत्म भी ना हो। और हाँ, लेकिन एक भूखे इंसान को खाना देना मेरी इंसानियत और मेरा फ़र्ज है। आप होती या कोई और, मैं भूखे को भोजन देने से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है, चाहे रिश्ते कब के टूट चुके हों। निशा ने फिर कहा, और हाँ माँ जी, कल से लक्ष्मी वापस आ जाएगी और वही आपकी पूरी देखभाल करेगी। गंगा जी का दिल अपराध बोझ से और भी भारी हो गया। गंगा जी फिर रो पड़ी। बिस्तर पर पड़े लाचार गंगा जी के मन में बार बार यही बात घूम रहा था कि वह लाचार है, इसीलिए माफ़ी मांग रही है। शायद बहू के दिमाग में यही बात घूम रही है। उन्हें समझ आ गया था कि बहू के लिए सास की माफ़ी की अब कोई खास अहमियत नहीं बची। निशा का दिल टूट चुका था, इसलिए यह उम्मीद करना कि वह सब भूल कर फिर से रिश्ते मीठे कर दे, अब गंगा जी को भी नामुमकिन जैसा लग रहा था। लेकिन हाँ, इंसानियत के रिश्ते से वह अपनी सास की देखभाल करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। दोस्तों, रिश्तों का आधार सिर्फ नाम नहीं, बल्कि समय पर दिया गया साथ, स्नेह और अपनापन होता है। जब ज़रूरत के वक्त
कोई अपना हाथ छुड़ा लेता है तो बाद में उसकी पुकार का असर दिल पर नहीं पड़ता। परिवार वहीं खिलता है जहाँ प्यार, समर्पण और सहानुभूति को जगह दी जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, निशा को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।